आज क्या 400 की बात बोल रहे होंगे डोमिनर की, इसीलिए डोमिनर नाम सुनने में भी अच्छा है और मैंने सुना है बाइक भी अच्छी है, आज लॉन्च हुई है, 400 सीसी की बाइक है एंड दिस इज सपोज टू सम एक्सटेंट रॉयल एनफील्ड को टक्कर के लिए। हाँ, वो टर्न अराउंड अगर फॉर्च्यून्स बजाज के होने हैं या कहीं उनको वो जगह मिलनी है आयशर वाली परसेप्शन में या कैटेगरी में, तो उसके लिए ये क्रिटिकल लॉन्च है इनके लिए 400। हालांकि ये स्पेस में पहले भी उनकी रही है गाड़ी 400 सीसी में, लेकिन देखिए डोमिनर आप कब जनवरी में ले रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ जनवरी में, और हालांकि भी ऑनलाइन बुकिंग के साथ मिल रही है। पहले ऐसा था कि इसकी प्राइसिंग थी कि 1,60,000 से लेके करीब 2 लाख तक चली जाएगी, लेकिन जो डिस्क्लोजर हुआ है उसमें एक्स शोरूम प्राइस 1,36,000 ही बताई है, तो 1.5 लाख से भी नीचे है। तो बाइक अच्छी है, 400 गुड लुकिंग है, अच्छी लग रही है। डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो शायद डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट होगा भी नहीं। अच्छा, कंपनी ने एक और अच्छा प्लान भी दिया है कि आप मिनिमम 9,000 पे करके भी इस बाइक को बुक कर सकते हैं। आपने पूरा R&D करके हाँ, मतलब इसलिए R&D की अभी सोच रहा था इसको लेना है, तो इसलिए 9,000 रुपये की मिनिमम बुकिंग के साथ भी आप इस पे जा सकते हैं। चलिए, हमने सुना हमारे प्रोड्यूसर हैं मनीष, वो भी लेने वाले हैं बाइक। हाँ, अभी वो सोच भी रहे, प्लान भी कर रहे थे। पहले वो गाड़ी का प्लान कर रहे थे, लेकिन डोनियर को देख के लग रहा है कि वो गाड़ी छोड़ के डोनियर पे ही आ जाएंगे। 400 सीसी की तो यही है। वेरी नाइस। हरी, आपका व्यू क्या है बाइक पे भी और बजाज ऑटो पे भी? फ्रैंकली मुझे इंडिया में यदि कोई बाइक पसंद आता तो इट्स अ बुलेट। आई थिंक बुलेट इज प्रॉब्ली द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। फ्रैंकली मैंने चलाया बुलेट और मैं मानता हूँ कि देयर इज नथिंग टू बीट अ बुलेट। उसका जो एक्सपीरियंस है वो और कोई, ये बाइक का मुझे पता नहीं कैसा होगा, पर आई थिंक इट्स एनीवेयर क्लोज टू बुलेट इट विल बी ग्रेट। देखिए, जहाँ तक बजाज कंपनी का सवाल है, आई थिंक मोर कमिंग टू द मोर सीरियस पार्ट ऑफ इट, सी मेरा कंसर्न बजाज पे ये है कि इट हैज फॉलन समवेयर इन बिटवीन। ये जो मास मार्केट है वो तो लगभग पूरा हीरो होंडा ने ले लिया, डोमेस्टिक मार्केट। जहाँ तक हाई एंड मार्केट है वो तो आयशर ने ले लिया। तो अब बजाज का फोकस ज़्यादातर एक्सपोर्ट मार्केट पर रहा है, और ये एक्सपोर्ट मार्केट क्योंकि काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो रहा है, आई थिंक बजाज काफ़ी प्रेशर पर। आई वुड बिलीव आने वाले शायद अगले 6-7 महीने में स्टॉक विल कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। हाँ, इसका डिविडेंड अच्छा है, यील्ड अच्छा है, तो डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे देयर विल बी बाइंग, पर एज अ कंपनी मुझे लग रहा है कि इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक थोड़ा सा हेजी है फिलहाल। तो बेसिकली हरी जो कह रहे हैं ना, उसका नटशेल में ये है कि इनके जो मॉडल्स हैं उसमें दिक्कत ये है कि ना ही हाई एंड है और ना ही मास है, और जो शेयर है उसमें भी ये प्रॉब्लम है, ना ही डोमेस्टिक मार्केट पूरा इनके हाथ में और ना ही पूरा एक्सपोर्ट मार्केट इनके हाथ में। देखिए, मेरी जिस समय सड़कें हैं ना भारत में, जो ट्रैफिक है, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो 400 सीसी की बाइक सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे आप 20 किलोमीटर चलेंगे आपको एक रेड लाइट या जाम आपको दिख ही जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, 400 सीसी की बाइक मोर देन सफिशिएंट है। आप ज़्यादा हाई एंड पे जाएंगे तो चलाएंगे कहाँ पे? आपको चलाने के लिए फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे जाना होगा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस पर चला सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ एक आगे और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो आज मोमेंटम में है। उसमें आप देखेंगे रिलायंस कैपिटल, ये ADAG के शेयर्स में रुक रुक के खरीदारी आ रही है। एक दिन इंफ्रा पे कोई न्यूज़ आती है, एक दिन कैपिटल पे कोई न्यूज़ आ रही है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि इस ठहरे हुए बाजार में भी रिलायंस के ADAG के स्पेशली जो शेयर्स हैं वो 4-4, 5-5% ऊपर हैं। रिलायंस कैपिटल पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है विवेक? रिलायंस कैपिटल का चार्ट देखें तो डेली चार्ट में एक 445 के ऊपर पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है एक अच्छी रैली देखी जा सकती है, और 460 से लेकर 465 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। अगर किसी की बाइंग पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं तो फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। नीचे में 434 का स्टॉप लॉस बेटर रहेगा। नितेश चांद भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, मैं निफ्टी पे आपका आउटलुक बाद में लूँगा, पहले जरा टायर कंपनीज के बारे में बताइए, इसमें क्या करना चाहिए? कल अपोलो टायर चल रहा था, आज सीएट है, 3-3.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट इंटरडे हाई पे है। क्या आप सीएट में कुछ पोजीशंस को बनाएं, या फिर जिनके पास है वो BTST कर जाएं? डिम्पी, यस, देखिए कि जो चार्ट का जो फॉर्मेशन है, जो सीएट पे अगर पर्टिकुलरली देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है। इनफैक्ट जो पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस, इसमें फर्दर हायर लेवल भी स्केल हो सकते हैं 1300 प्लस के लेवल से, क्योंकि एक करेक्शन के बाद फिर से एक अपमूव हमने देखा है स्टॉक में। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपमूव, जो पॉजिटिव फॉर्मेशन बिल्डअप हुआ है सीएट में एज वेल एज अपोलो टायर में, ये कंटिन्यू हो सकता है, एंड फर्दर हायर लेवल स्केल करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कि मार्केट अंडरलाइंग कंडीशन एकदम ड्रास्टिकली एडवर्स हो जाए। अगर मार्केट साइडवेज या फिर माइल्ड पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं तो टायर कंपनीज कैन बी ए परफॉर्मर।
बिल्कुल, क्या चलिए नज़र रख सकते हैं। बाजार बंद होने वाला है, 20 मिनट का समय बाकी है। निफ्टी 32 पॉइंट्स नीचे, 8150 के भी नीचे अभी फिसला है। और ये कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए है कि अभी अगर 8150 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फिर वो जो एक पूरा लग रहा था ऑप्टिमिज्म कि 8200 के पार जाएगा, पास रहेगा, वहाँ से देखिए गैप इसने फिर से बढ़ा दिया इंट्राडे लो पर। और जो अर्ली लूजर्स थे जो हमने देखे थी लिस्ट, उसमें भी देखिए अब जो लॉसेज हैं वो एक्सटेंड हुए हैं, चाहे वो सन फार्मा हो, टाटा मोटर्स हो, बॉश, इन सब पर सेलिंग प्रेशर देखिए कैसे बढ़ा। इन्फोसिस अब देखिए 1.5% नीचे हो गया है, 992 ये ड्रैग कर रहा था बाजार में। हाँ, तो ये अब देखिए ये इसने प्रेशर क्रिएट किया है मार्केट पर। इन्फोसिस ने, विप्रो ऑलमोस्ट 1.5% नीचे है, जी एंटरटेनमेंट 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1% नीचे। तो ये सारे जो लूजर्स हैं इसकी बदौलत मार्केट अब देखिए 8150 के भी नीचे है। विवेक, जी अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो 8150 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो भी ऑलमोस्ट अब ब्रेक हो चुका है। मुझे लगता है अगर निफ्टी में भी कोई पोजीशन ले जाना चाहता है तो यहाँ से फ्रेश सेल की पोजीशन ले जा सकता है। स्पॉट के हिसाब से 8200 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन ले जाई जा सकती है। 8080 तक का मैं करेक्शन देख रहा हूँ निफ्टी कैश में। ये एनटीपीसी 3-4 दिनों से चल रहा था और हमने पावर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग भी आते हुए देखी थी, क्योंकि कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं जिनके फ्यूचर्स भी हैं। गौरव, ये एनटीपीसी को एक बार शॉर्ट करके कुछ पैसे बन जाएंगे क्या? 5-6 रुपये के लिए एक बार शॉर्ट करूं, 162 163 का एक स्टॉप लॉस लगा दूं इस पे। देखिए इसमें जो ब्रेकआउट लेवल्स थे वो थे 158 159 के थे, तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो एक बार 159 के नीचे शॉर्ट कीजिए। उसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा 163 का होगा। नीचे में आपको ये 152 से 154 मिल सकते हैं। थोड़ा नीचे में आप शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे नहीं। इस बीच कुछ एक और शेयर्स जो तेज़ी से भी टूटे हैं, उसमें टाटा मोटर्स का डीवीआर देखिए अभी करीब 0.7% नीचे है। सीमेंट कंपनीज में नुकसान है। और ये अभी बार आप बता भी रहे थे कि सीमेंट कंपनीज में जिस तरह का ट्रेड होता था उसमें कैश का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू द सेल्स। लेकिन ये अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ क्या? क्योंकि सीमेंट कंपनीज को देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि इनकी प्राइसिंग अब ऐसी हो कि जहाँ पे ट्रेडर्स थोड़ा भी कन्विक्शन रखें, बाजार चले या टूटे, सीमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टूट ही रहा है। मेरे ख्याल से सवाल सिर्फ कैश कंपोनेंट का नहीं है। आई थिंक वो तो शायद एक बहुत छोटा सा ट्रिगर होगा। देखिए द बिगर प्रॉब्लम इज दैट माना ये जा रहा था कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हो रहा है, जो सीमेंट में प्राइसिंग पावर होता है वो फिर से प्रोड्यूसर के पास वापस आ रहा था। और खास करके हमने देखा कि वेस्टर्न और सदर्न मार्केट्स में काफ़ी हद तक प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। ये डिमोनेटाइजेशन से हुआ क्या है कि काफ़ी हद तक जो प्राइसिंग पावर प्रोड्यूसर के पास जा रहा था वो फिर से आई थिंक कंज्यूमर के पास आ गया। सो दैट आई थिंक इज नेगेटिव फॉर सीमेंट कंपनी। और सीमेंट कंपनीज आप देखोगे तो हिस्टोरिकली तभी चलते हैं जब प्राइसिंग पावर प्रोड्यूसर के पास रहता है। और ये जो डिमोनेटाइजेशन हो, इससे प्राइसिंग पावर इज शिफ्टेड बैक टू द कंज्यूमर। तो आई थिंक दैट इज द रीजन जो हमने अप्रिसिएशन देखा था एसीसी में 400-500 रुपये का अप्रिसिएशन देखा, ये सारा अप्रिसिएशन आई थिंक दिस स्टॉक्स आर नाउ गिविंग अप। इस बीच अभी जिन शेयर में अभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देख रही है, क्या उनको कैरी करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? उसमें एक BEML भी है, ये 3-4 दिन से काफ़ी अच्छे चला है। गौरव, क्या BEML में अभी भी आपको स्ट्रेंथ दिखती है? ये 3% का गेन इंट्राडे में भी बुक कर लेना चाहिए, या फिर इसको हम BTST कर सकते हैं इंस्पायर्ड ऑफ दिस कि मार्केट टूट रहा है लेकिन ये ज़रा टूटा नहीं अभी? इसको BTST कर सकते हैं। मेरे 915 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं। कल 940 945 के लेवल्स आपको एक बार स्टॉक दिखा सकते हैं, तो मुझे ऐसे BTST कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए उम्मीद यही की जा सकती है कि किसी तरह 8150 डिफेंड हो जाए, लेकिन इस समय तो वही यूरोपियन मार्केट्स को देख लेते हैं एक बार और अमेरिकन फ्यूचर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर संकेत जिस तरह के हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट तो देखिए पूरा इंट्राडे लो पर 8150 के ऑलमोस्ट नीचे। डाउ फ्यूचर्स में करीब 24 अंकों की तेज़ी है। नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में, मामूली सा फ्लैटिश लाल निशान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स में आधे % की मजबूती कैप 40 में, डैक्स में यहाँ पर, और फुटसी में भी करीब 1-8% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। तो ठीक ठाक रुझान है। ये जो डॉलर है हरी, ये जैसे आपने कहा भी कि ये प्ले आउट करेगा आईटी स्टॉक्स पर। ये आईटी के साथ साथ और भी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें प्ले आउट करेगा। इसमें लेदर और टी स्टॉक्स, इस पर क्या सलाह है आपकी?
लेदर एक्चुअली पिछले कुछ महीनों में हम देखें काफ़ी हद तक देयर हैज़ बीन अ गुड प्राइस एक्शन एज फार एज लेदर स्टॉक्स आर कंसर्न। मुझे नहीं लगता कि ये रुपये से कोई खास फर्क पड़ेगा, बिकॉज लेदर में ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो मार्जिन्स का आ रहा है, तो आई थिंक दैट मे नॉट बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी। मैं मानता हूँ कि आईटी के बाहर जो बाकी सेक्टर्स है उनमें से ऑटो एंसिलरीज पे काफ़ी हद तक फर्क पड़ सकता है, बिकॉज इनका काफ़ी जो पेमेंट्स होते हैं ये डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं और वीक डॉलर से वीक रुपये से ये लोग बेनिफिट करते हैं। तो आई थिंक मिड कैप फार्मा, यू हैव दिस ऑटो एंसिलरीज, मेरे ख्याल से ये सभी स्टॉक्स काफ़ी हद तक बेनिफिट करेंगे इससे वीक रुपये से। एक बार आईटीसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या गौरव? आईटीसी का स्ट्रक्चर ये अलाउ करेगा कि 5-8 रुपए के लिए इसको भी शॉर्ट करें? आईटीसी ऑलमोस्ट वर्ज पे था ब्रेकआउट के, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। इसमें आप यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए, 225 के नीचे इसमें ब्रेकडाउन के लेवल्स वगैरह है और बार बार स्टॉक वहाँ से घूम जाता है, थोड़ा रिस्की हो सकता है। आपको उतना लुक्रेटिव यहाँ पे ट्रेड इतना मिलेगा नहीं, 3-4 रुपए के लाभ के लिए प्ले करना, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, तो फिलहाल रुकना चाहिए। ठीक है, इस गिरावट का इस्तेमाल करते हुए इंजीनियर्स इंडिया को प्लस करें विवेक, क्योंकि ये शेयर ज़्यादातर आप जब हम सुन रहे थे एनालिस्ट को ये कह रहे थे कि 300, 350, 400 तक भी चला जाएगा। ये जो मार्केट के अंदर गिरावट आई है इसमें कुछ प्लस पोजीशन बना लें क्या इंजीनियर्स इंडिया में? नहीं, फिलहाल इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखें तो मुझे लगता है एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इंजीनियर्स इंडिया में 303 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। फिलहाल 304 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 303 के लेवल के नीचे इनफैक्ट शॉर्ट किया जा सकता है अगले 1 से 2 दिन के लिए, और 295 तक का लोअर साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बीच जो फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जिसमें एकाएक गिरावट मार्केट के अंदर आई है, उसमें नाल्को भी है। ये करीब अब 7% नीचे आ चुका है। सन फार्मा में जो गिरावट है करीब अब 5% की आ चुकी है। एक बार हरी आप बता भी रहे थे कि सन फार्मा की वैल्यूएशन तो अच्छी है, लेकिन इनके हलोल प्लांट को लेकर मुश्किल है। 50% की यूरोपियन आय, 10% टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये मैंने अभी एक टेक्निकल एनालिस्ट से पूछा कि एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा अभी थोड़ा और टूटेगा। आप भी यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि थोड़ा और ही जाएगा नीचे, उसके बाद एवरेज करें? मैं मानता हूँ कि फ्रैंकली मैं लेवल्स तो उतना समझता नहीं हूँ, तो आई वुडंट टॉक ऑफ लेवल्स, पर मेरा जहाँ तक ख्याल है इसका जो प्रीवियस लो था वो 571 है, और जिस तरह से ये स्टॉक बिहेव कर रहा है आई थिंक टिपिकली इट कुड गेट वेरी क्लोज टू दैट लेवल। तो यदि आप एक स्टॉक को एवरेज करना चाहते हैं तो 600, 580 ये रेंज में स्टॉक को डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। Having said that, मैं मानता हूँ कि सन फार्मा इज नॉट अ स्टॉक टू एवरेज, बिकॉज ये जो फार्मा सेक्टर है आई थिंक जिस तरह से ये इट्स गोइंग टू अंडरगो चेंज, जिस तरह से ये पेटेंट्स इनका रेजिम चेंज होगा, ट्रम्प के आने के बाद जो चेंजेस होंगे, जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे, आई थिंक इंडियन फार्मा कंपनीज कुड बी इन फॉर वेरी टफ टाइम। तो मैं तो आई एम एक्चुअली नेगेटिव ऑन फार्मा, और मैं लार्ज कैप फार्मा से तो फिलहाल दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। देखिए, TCS ने खरीदारी जो दिखाई है 2.5% ऊपर ये समय ट्रेड कर, अगर ये भी नेगेटिव होता तो निफ्टी भी और नीचे होता। जब भी यहाँ पे क्विकली गौरव कोई BTST या STBT ट्रेड आप देना चाहेंगे? कल के लिए बंद हो रहा है मार्केट। यहाँ पे मैं रिलायंस कैपिटल एक लग रहा है 440 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, ऊपर आपको 452, 454 के लेवल्स का दिखा सकता है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। नितेश, आपकी तरफ से कोई BTST या फिर STBT? पे देखिए कि BTST के लिए अगर हम देखें तो फिर NMDC में एक स्ट्रेंथ दिख रही है, एंड पॉसिबिलिटी है कि इसकी NMDC 130 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो फिर इस गेन को कैरी फॉरवर्ड करके 135, 140 की तरफ लेके जा सकता है। लोअर साइड में अगर हम सपोर्ट देखते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए तो 126, अदरवाइज अगर हम पोजीशन कैरी करने के लिए देखते हैं फॉर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो 124, 25 के आसपास का जो सपोर्ट है ये काफ़ी क्रूशियल रहेगा। बाय एंड लार्ज ये देखें तो जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक को हायर लेवल्स की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक, इस बीच बाजार बंद होने को है और मार्केट ने आज जितनी स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी उतनी स्मार्ट सेलिंग भी दिखाई है ऊपरी स्तरों से। तो आज मार्केट जहां से चला था, हालांकि वहां पे 50% तो उसने रिट्रेस किया क्योंकि 60-70 पॉइंट नीचे आ गया था। अभी 30 पॉइंट की ही गिरावट हमको मिली है, लेकिन फिर भी गिरावट तो मिली ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा ऐसा दिन है कि फेड की बैठक से पहले हम 8200 के नीचे, फेड की बैठक के बाद हम 8200 के नीचे, जबकि ठीक बाजार की उम्मीद के मुताबिक ही फेड ने फैसला लिया।
तो पता नहीं मार्केट को ऐसा क्या हो रहा है कि 8200 टिका ही नहीं रहा है, 8300 जा नहीं रहा है, तो 8000 को भी ब्रेक नहीं कर रहा है और ये रेंज हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट तक भी जाए, ऐसा हरी का मानना है। आज के हीरो आपके सामने हैं, इसमें शिपिंग कंपनीज चली हैं, कुछ हद तक पोर्ट कंपनीज को आज सहारा अच्छा मिला है। मंधाना इंडस्ट्रीज और मंधाना रिटेल दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहे। झुनझुनवाला की करीब 12% की हिस्सेदारी भी मंधाना में काफ़ी ट्रेड को फ्लरिश करते हुए दिखी है। आज जिन और मिड कैप से स्टॉक से जिनमें अच्छी तेजी आई उसमें उजास एनर्जी ऐसे शेयर्स तेज थे। आज ज्वेलरी काउंटर्स के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा, चाहे गीतांजलि देखिए चाहे पीसी ज्वेलर्स देखिए, ये स्ट्रांगली चले हैं। शाम को आपको ये पता लग जाएगा कि आपको 3 रुपये ज़्यादा देने होंगे पर लीटर तेल के हिसाब से या फिर नहीं देने होंगे। लेकिन हाँ, आज प्राइसिंग पूरी तरह से खराब होती हुई दिखी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे और ऊपरी इस तरह से ये भी टूटे हैं। सुबह जब बाजार रिकवर हो रहा था, आईटी इंडेक्स सबसे पहले रिकवर होकर आया था और उसने ये कहा था क्या जो लीडरशिप लेगा, लीडरशिप ली, लेकिन टूटते समय भी उनके पास ही लीडरशिप थी। इन्फोसिस टूटा, विप्रो टूटा, एचसीएल टेक टूटा, तो इन्होंने लीडरशिप टूटने में भी ली है। तो आज आईटी पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा और कल फिर से ग्लोबल संकेत, इंस्टीट्यूशनल क्या बाय सेल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। आज का टोटल वॉल्यूम के लिहाज से कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास को हमने आंकड़ा पार कर लिया है आज कई दिनों के बाद। पहले हम 3 लाख करोड़ से नीचे थे, लेकिन फिर भी इसको अभी भी शैलो ही बाइंग या फिर सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखना होगा और शायद मार्केट के पास अभी एक ट्रिगर्स अर्निंग का बचा है नियर बाय, क्योंकि कल से संसद में ही आखिरी कामकाज होगा, उसका संसद से जो ट्रिगर आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा वो भी बंद हो जाएगी। उसके बाद वो टिपिकल जो क्रिसमस का वैक्यूम क्रिएट होता है मार्केट में, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए आज आप ना आज के मार्केट को इस तरह से देखिए कि फेड की बैठक थी, उससे इतनी सारी उम्मीदें थी। अब इस क्लोजिंग को आप सोचिए कि 4-5 महीने बाद जब आप चार्ट पर इस क्लोजिंग को देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कोई फेड की बैठक भी थी कि नहीं इस दिन हुई थी। 3.5 लाख करोड़ से कम का वॉल्यूम, ये वो। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप हरी? See, Mihir, I think आप just rewind yourself by 1 year. दिसंबर 2015 में जब फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया था, तो उसके बाद जनवरी में हमने बहुत शार्प ग्लोबल करेक्शन देखा था। आई थिंक वर्ल्ड वाइड लगभग $12 ट्रिलियन का वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ था। मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स आर बीइंग कॉशियस। डर है कि शायद फिर से वी कुड सी अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर। तो जो लॉन्ग पोजिशन से लोग काट रहे हैं, ज़्यादा कोई मार्केट में हेवी रहना नहीं चाहता है। आई थिंक ऑल दिस इज प्रॉब्ली टेकिंग द मार्केट्स डाउन। आई थिंक अगला 10-15 दिन वी विल बी लार्जली ड्रिवन बाय ग्लोबल क्यूज। जिस तरह से यूरोप और एशिया मूव करेंगे, आई थिंक दैट इज इवन इंडियन मार्केट्स विल मूव। बिल्कुल, शुक्रिया हरी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही नितेश आपका भी शुक्रिया, विवेक और गौरव आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और टेक्निकल व्यूज़ देने के लिए। तो कल तो खैर हफ्ते का आखिरी दिन है, तो ये देखना होगा कल हम गुड फ्राइडे बोलने वाले हैं या फिर बैड फ्राइडे बोलने वाले हैं। मेरे पास एक सुझाव भी आपके लिए, बाइक जनवरी में मत लीजिए, अभी ले लीजिए। इस तरह के मार्केट में आप कहीं आराम से जा सकते हैं बाइक लेकर। खैर ये तो है, आप स्क्रीन को छोड़ के भी चले जाएंगे तब भी आपको उतने लेवल्स आके मिल जाएंगे, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं रहने वाली। फिलहाल अंतिम इतना ही। नमस्कार।